बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 394 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तुम्हारे लिए ऐसा शीरा लगाऊंगा कि किसी दीवानी मक्खी के मानिंद तुम सर धमते हुए मेरी जानिब लपकोगे। इसराइल मेरे कदमों में पहुंचोगे। मैं तुम्हारे लिए इजराइल बनकर इसराइल पहुंचूंगा। मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, विश यू बैड लक लोशे डेमन। बात खत्म करते ही मैंने सेल को ऑफ कर दिया। फिर बड़े इत्मीनान से अपनी साइड का शीशा गिराया और उस दस्ती मोबाइल फोन को खिड़की से बाहर मैनहट्टन की ठिठुरती हुई फजा में दूर उछाल दिया। येलो कैब इतनी तेज रफ्तारी से भाग रही थी कि इस एवेन्यू ने मेरे दिए हुए तोहफे का किस तौर इस्तकबाल किया ये मालूम ना हो सका। मैं शीशा चढ़ाकर सीधा हुआ ही था कि वसीम ने बर्राई हुई आवाज में कहा, अगर अब तक तुम ट्रेस आउट नहीं हुए या ट्रेस आउट नहीं किया गया तो आइंदा इस खुशफहमी में मुब्तला ना रहना। रब्बी से होने वाली तुम्हारी तवील गुफ्तगू बड़ी खतरनाक और हलचल मचाने वाली है। तुम इस वक्त हाई रिस्क पर हो। तुम नहीं, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। मैंने विंडो स्क्रीन के पार देखते हुए सपाट लहजे में कहा, तुमने ट्रेसिंग और रिस्क के हवाले से वायद का सीगा अपनाया है। क्या मैं ये समझूं कि इस वक्त मैं एक अजनबी टैक्सी वाले के साथ बैठा हूँ जो मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाने के बाद किराया वसूल करेगा और आगे बढ़ जाएगा। रब्बी से होने वाली बातचीत को एक तरफा तौर पर वसीम ने भी सुना था और नफ्से गुफ्तगू को बड़ी वजह से समझ गया था। उसकी तशवीश बजा थी, मगर मैं इस वक्त बहुत मुख्तलिफ मूड में था। ये उसे आजमाने का मौका भी था, लिहाजा मैं दो टोक रहा। आई एम वेरी सॉरी यार, वो निदामत अमेज लहजे में जल्दी से बोला। मेरा ये मतलब नहीं था। हम दोनों अब एक साथ हैं। हमारा दुख सुख नफा और नुकसान मुश्तरका है। पता नहीं बेध्यानी में मेरे मुंह से क्या निकल गया। अगेन आई एम सॉरी वसीम, मैंने बदस्तूर विंड स्क्रीन के पार देखते हुए ठोस लहजे में कहा। मेरी तो सारी जिंदगी रेड अलर्ट और हाई रिस्क पर गुजरी है, लिहाजा रब्बी से पढ़ने वाला दंगल मेरे लिए मामूल की बात है। अलबत्ता तुम अगर ये महसूस कर रहे हो, सॉरी बोल दिया ना यार, वो खफकी अमेज अंदाज में बोला। कहो तो स्टीयरिंग छोड़कर तुम्हारे पांव पड़ जाता हूँ। इस तरह और कुछ ना हो, रब्बी का काम जरूर आसान हो जाएगा। हाई स्पीड पर दौड़ती हुई किसी गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब जानते हो ना। काफी का मूड हो रहा है, मैंने सादगी से कहा। वसीम की दोस्ती और इखलास को किसी आजमाइश की जरूरत नहीं थी। वो सवाल मैंने अपने हालात के दबाव के तहत उससे किया था। उसने गुज़िश्ता रात मेरे साथ जिस सफर का आगाज किया था, आगे चलकर वो पता नहीं उसे क्या क्या रंग दिखला था, इसलिए इब्तदाई मरहले पर ही उसकी ड्राई क्लीनिंग मुनासिब थी। काफी के जिक्र पर उसने हैरत भरी नजर से मुझे देखा और काफी देर तक खामोश नजर तक देखता चला गया। मेरी संजीदगी में जब कोई फर्क ना आया तो उसने सरसरी अंदाज में कहा, इस वक्त कौन सा काफी हाउस खुला होगा। मेरे दिलो दिमाग में नफरत का एक अलाव रोशन था। मखसूस मुनाफिकाना और दगाबाज यहूदी ज़हनियत से नफरत किसी भी कौम के सारे अफराद एक जैसे नहीं होते, मगर यहूदी दुनिया की वो वाहिद कौम है जिनके उमूमी मिजाज में कदरे मुश्तरक पाई जाती है। मैं इस वक्त एक खास कैफियत में था, इसलिए वसीम की बात के जवाब में कहा, यार ये मैनहट्टन है, ये अमरीकियों का लंडा बाजार, इसका नाम तो फिटे मुंह होना चाहिए। मैं एक तरंग में बोलता चला गया, अपना प्यारा वतन सबसे अच्छा है। पाकिस्तान के दिल लाहौर और दिमाग कराची में ये बेरौनकी तो देखने में नहीं आती। मैनहट्टन के बाज कैसीनो तो सारी रात खुले रहते हैं। वसीम ने ड्राइविंग जारी रखते हुए कहा, मगर किसी काफी हाउस का आसान सर्विस मिलना महाल है। मैंने मजाक के रंग में जल्दी से कहा, कैसीनो और पिब में जाने का मुझे शौक नहीं। अगर काफी नहीं मिल सकती तो वापस अपार्टमेंट चलो। मैं थिएटर डिस्ट्रिक्ट को ट्राई करता हूँ, वसीम ने कहा। शायद टाइम स्क्वायर में बात बन जाए। वहाँ की रौनक आसानी से खत्म नहीं होती। 13 मील तवील और 2 मील अरीज मैनहट्टन के इलाके को मुख्तलिफ इजला में तकसीम किया गया है और वहाँ की खुसूसियत के पेश नजर इजला के नाम रखे गए हैं। बैंकिंग, स्टॉक, ट्रेड एंड फाइनेंसिंग के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, मलबूसात, शूज, ब्यूटी, सैलून एंड पार्लर, लंगरेज और हर किस्म के पहनावे का मरकज गारमेंट डिस्ट्रिक्ट, शोबीज और पिक्चर्स हाउसेज की मंडी, थिएटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। हर देश का अपना एक चलन होता है, खुश या बद इससे बहस नहीं। 6th एवेन्यू, 8th एवेन्यू, वेस्ट 40 स्ट्रीट और वेस्ट 53 स्ट्रीट के दरमियान वाक़े मुस्ततील मैनहट्टन थिएटर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है और टाइम स्क्वायर इस डिस्ट्रिक्ट का दिल है। टाइम स्क्वायर दर हकीकत ब्रॉडवे 7th एवेन्यू और वेस्ट 44 स्ट्रीट के इंटरसेक्शन से वजूद पाता है। इसका निकनेम दी क्रॉस रोड ऑफ दी वर्ल्ड है। यहाँ हर किस्म के रंगो नूर का एक सैलाब सा आया रहता है। आप यहाँ की इमारतों को न्यू साइंस की मार्केट समझ लें। वसीम येलो मेडिलिन MTV ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग के नजदीक से गुजारी और दूसरी जानिब मैकडोनल्ड को पहलू में छोड़ते हुए डजनी स्टोर पहुंच गया। डजनी स्टोर के अंदर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट, काफी हाउसेज, होटल, पिब्स और दफातर वाक़े हैं। इत्तफाक से हमें अपने मतलब का एक काफी हाउस खुला मिल गया। अपनी तलब पूरी करने के बाद जब हम वापस शुगर हिल पहुंचे तो सुबह के 6 बज रहे थे। वसीम से ज्यादा संजीदा था। इस संजीदगी में खास किस्म की उलझन पाई जाती थी। मैंने उसे टटोलने के लिए रब्बी का जिक्र छेड़ दिया। पता नहीं इस बंदे के जराए इतलात कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। सनशाइन अपार्टमेंट और सब वे ट्रैक वाले वाकयात को चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि ये बुर्निंग स्टोरीज उस तक पहुंच गई। मेरी तो समझ काम नहीं कर रही।
वसीम मेरी चाल में आ गया, संजीदगी को तोड़ते हुए भर्राई हुई आवाज में बोला, वैदान, रब्बी तो जो है सो है, मगर तुम भी बहुत ऊंची चीज हो। तुम्हारा न्यूज नेटवर्क मेरी समझ से बालातार है। न्यूज नेटवर्क? मैंने ताज्जुब खेत नजर से उसे देखा। और नहीं तो क्या, वो झुंझुलाए हुए लहजे में बोला, हम नकली वैदान और असली साहिल के पीछे लपक कर 6 लाइन पर सवार हुए, लेकिन जब ट्रेन के अंदर साहिल नजर नहीं आई तो तुमने फतवा सादिर कर दिया कि वो ट्रेन पर सवार ही नहीं हुई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें साहिल के बारे में ये मालूमात कैसे हासिल हुई? वो एक लम्हे को मुतवक्कफ हुआ, फिर गिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, और थोड़ी देर पहले तुमने रब्बी के मुंह पर अल्फाज का तमांचा रसीद करने के लिए इंकशाफ किया कि साहिल इसराइल में नहीं बल्कि किसी हवाई जहाज में महवे परवाज है। यह चंबक खबर तुम तक कैसे पहुंची? और रब्बी ने तुम्हारी इंकशाफ की तरदीद नहीं की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम गलत कह रहे हो और ना ही तुम्हारे सवाल करने पर कोई पाबंदी आयद है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और उठकर उसे गले लगा लिया। फिर उसकी पीठ थपकते हुए बड़े रसान से कहा, मैंने अपनी खुफिया सलाहियतों के बारे में बातें तुम्हें नहीं बताई थी। छुपाने का मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बल्कि मैं इस गुफ्तगू के लिए मुनासिब मौके की तलाश में था और मेरा ख्याल है अब वो मुनासिब मौका आ गया है। वसीम ने मुझे सख्ती से बेंच लिया। थोड़ी देर बाद हमारे वजूद अलग हुए तो दोनों की आंखों में नमी उतर आई थी। ये गम की नहीं, खुशी की नमी थी। एतबार और एतमाद की दलील थी जो हम एक दूसरे पर करने लगे थे। उस एहसार और कुर्बानी का सबूत थी जिसके जज्बात एक दूसरे के लिए हम अपने दिलों में रखते थे। आइंदा 1 घंटे में मैंने वसीम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। दुनिया में जितने भी मुंह बोले रिश्ते पाए जाते हैं, उनमें सबसे पायदार और खरा रिश्ता दोस्ती का है। हमारे दरमियान ये रिश्ता कायम हो चुका था। अगर खालिस रिश्ते की इमारत खड़ी करना हो तो बुनियाद सच पर रखना चाहिए। दिमाग को मखसूस हिदायत देकर सोने का ये फायदा है कि नींद के दौरान में ये किसी होशियार चौकीदार की तरह न सिर्फ बेदार करता है बल्कि आपके अहकाम की तामील भी करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं 7 बजे सुबह सोने के लिए लेटा और अपने दिमाग को दोपहर 11 बजे तक पुरसुकून और महफूज नींद की हिदायत थी, मगर 9 बजे ही मेरी आंख खुल गई। उसका एक ही मतलब था, मेरे माहौल में कोई गड़बड़ हो गई थी, वरना यूं मुकर्रर वक्त से पहले मेरी आंख ना खुल थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे पहले उस कमरे का तनकीदी जायजा लिया। वहां सब ठीक था। मैंने बिस्तर छोड़ दिया और वसीम वाले कमरे में पहुंच गया। वो बेखबर सो रहा था। अपार्टमेंट के दीगर हिस्सों में भी अमनो अमान कायम था। इसका यही मतलब था, जो भी गैर मामूली बात हुई थी उसके असरात अभी तक इस अपार्टमेंट के अंदर नहीं पहुंचे थे, मगर किसी भी वक्त पहुंच सकते थे। मेरे कमरे की खिड़की बाहर की समत खुलती थी। मैं अपने कमरे में वापस आया और मजकूरा खिड़की की जानिब बढ़ गया। वो अपार्टमेंट इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर वाक़ था। मैंने वो पर्दा हटाए बगैर हाथ डालकर एक मखसूस टेक्निक से खिड़की खोल दी और एक साइड से मोहतात अंदाज में पर्दा सिरकाकर बाहर सड़क का जायजा लेने लगा। अगली लम्हे में चौंक उठा। मेरे दिमाग ने बरवक्त मुझे एक बड़े खतरे से आगाह कर दिया था। नीचे सड़क पर पुलिस की 3 गाड़ियां आगे पीछे आ रुकी और दर्जन भर पुलिस वाले बाहर निकलकर इस इमारत के दाखिली दरवाजे की समत बढ़े जिसमें वसीम वाला अपार्टमेंट वाक़ था। मेरे असाब तन गए और मिकानगी अंदाज में मैंने वसीम वाले बेड की जानिब कदम बढ़ा दिए। पुलिस वाले अपनी मखसूस यूनिफॉर्म में थे। उन्हीं के बीच में मैंने एक 2 सूटेड बूटेड अफराद को भी बड़ा अलर्ट होकर आगे बढ़ते देखा। इसका यही मतलब था, ये पुलिस से कुछ ऊपर का मामला था। यह अंदाजा लगाना नामुमकिन नहीं था कि वो किस मकसद से इमारत में दाखिल हुए हैं, मगर पेश आमदा हालात की बिना पर मेरे ज़हन ने यही फैसला दिया कि वो मेरी तलाश में यहाँ आए हैं और ये तलाश हाई लेवल पर की जा रही है। कोई लम्हा जाता कि हमारे दरवाजे पर तेज दस्तक सुनाई देती। मैं महज 5 सेकंड में वसीम तक पहुंचा और आइंदा 20 सेकंड के अंदर मैं उसे झुंझोड़ कर बेदार कर चुका था। उसके असाब मजबूत थे कि आंख खोलने के बाद उसने किसी हड़बड़ाहट और अफरा तफरी का मुजाहरा नहीं किया। तफसील बयान करने का वक्त नहीं था। मैंने आंखों में उसे सूरत-ए-हाल की संगीनी से आगाह किया और कहा, हमें अभी और इसी वक्त अपार्टमेंट से बाहर निकलना है, वरना ये फ्लैट हमारे लिए चूहे दान साबित होगा। उसने मुझे कोई सवाल ना किया। मेरे चेहरे पर फैले हुए पुरतशवीश तासरात ने उसे हालात की नज़ाकत से रोशनास कर दिया। ठीक 1 मिनट बाद हम अपार्टमेंट को लॉक करके ऊपर जाने वाले जीने की जानिब बढ़ रहे थे। 2nd और 3rd फ्लोर को मिलाने वाले जीने की टर्निंग पर कोने में एक किंग साइज गमला रखा था जिसमें इंडोर प्लांट्स का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। मजकूरा गमला 3 बाई 3 फुट का था। उसकी ऊंचाई भी कमोबेश इतनी ही थी और कबल इसके के पुलिस वाले 2nd फ्लोर तक रसाई हासिल करते हम लपक कर उस गमले के अकब में पनाह गज़ी हो चुके थे। मैं वहां रुककर ये तस्दीक करना चाहता था कि क्या वाकई मेरे तलबगार हैं वो। वसीम ने सरगोशी की, वैदान, ये क्या मुसीबत आन पड़ी है। मैंने NYPD की बारी नफरी को इस इमारत में दाखिल होते देखा है। मैंने भी सरगोशियाना अंदाज में कहा, अगर वो रब्बी के हुक्म पर मेरी तलाश में इधर आए हैं तो समझो बहुत बड़ी उस्ताद ने तुम्हारे अपार्टमेंट का रास्ता देख लिया है। ओह, उसने मुतासफाना अंदाज में सांस खारिज की और गहरी सोच में डूब गया। मैं गमले की ओर से राहदारी के दूसरे सिरे को तकने लगा। उस राहदारी के दोनों सरों पर जीने बने हुए थे। मेरी निगाह जिस जीने पर जमी वो 1st फ्लोर को 2nd फ्लोर से मिलाता था और जिस जीने के कोने में गमले के पीछे हमने पनाह ले रखी थी वो 2nd को 3rd फ्लोर से मिलाता था।
पुलिस वाले सेकंड फ्लोर पर कदम रखते तो फौरन मेरी नजर में आ जाते। अगली लम्हे वो मेरी नजर में आ गए। वो सिर्फ 4 अफराद थे, जबकि नीचे मैंने दर्जन भर को दौड़ते हुए देखा था। उनकी हिकमत अमली से तो यही लगा कि बाकी नीचे रुक गए हैं ताकि मेरे फरार की हर कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। ये बड़ी सनसनीखेज सूरत हाल थी। 2 सेकंड बाद इस बात की तस्दीक होगी कि वो लोग मेरे ही फराक में वहां पहुंचे थे। उन चारों के कदम वसीम वाले अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे के सामने रुक गए। वो चारों नहायत ही अलर्ट और मुसल्ला थे। वसीम ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था कि पुलिस को इतनी शदोमत से उसकी तलाश होती। वो मुझे ही सूंघते हुए वहां नाज़िल हुए थे। पता नहीं रब्बी ने उन्हें मेरा कौन सा इस्तेमाल शुदा कपड़ा सुंघा दिया था कि वो बिल्कुल दुरुस्त मुकाम तक चले आए थे। वसीम अगरचे जुर्म में मुलव्वस नहीं था, ताम मुझसे दोस्ती उसकी जान का वबाल बनने वाली थी। एक पुलिस वाले ने अपार्टमेंट की डोर बेल पर उंगली रख दी। उनके तेवर बताते थे अगरचे चंद लम्हात में दरवाजा नहीं खुला तो वो उसे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। इन्हें यहाँ के बारे में किसने बताया? वसीम की फिक्रमंदी से लबरेज आवाज उभरी। ये सारी बातें बाद में सोची जा सकती हैं। मैंने ठहरी हुई सरगोशी में कहा, ये बताओ इस इमारत में आमदोरफ्त का कोई दूसरा रास्ता भी है? नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई। वसीम का अपार्टमेंट इस बंगले से 50 गज की दूरी पर था। हमारी सरगोशियां पुलिस वालों तक नहीं पहुंच सकती थी, फिर भी हम बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे थे। वसीम ने तजवीज दी, इन्हें अपनी तसल्ली करके जाने दे, इस वक्त हम यहीं छुपे रहते हैं। मैंने कहा, ये इतनी आसानी से नहीं टलेंगे, बल्कि दरवाजा तोड़कर तुम्हारे अपार्टमेंट में डेरा डालकर बैठ जाएंगे। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। वसीम ने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। उसके चेहरे पर तारी तशवीश में कई गुना इजाफा हो गया। इसी दौरान में पुलिस वाले अपनी तोड़ फोड़ की कार्रवाई में कामयाब हो गए। देखते ही देखते वो बर्रा मारकर अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो गए। मैंने वसीम के कंधे को थपका और सनसनाते लहजे में कहा, चलो। उसने नहीं पूछा कि कहाँ चलूं। मैं जैसे ही किंग साइज गमले की आड़ से निकलकर ऊपर जाने वाली जीने की समत बढ़ा, वसीम ने भी मेरे ताकुब में कदम उठा दिए। इससे सिवा कोई चारा नहीं रहा था कि हम इमारत की छत का रुख करते। मुमकिन है वहां से फरार की कोई राह दिखाई दे जाती। नीचे की जानिब हरकत करना तो ऐसा ही होता जैसे खुद को मौत के मुंह में धकेल देना। किसी गलती में की जाने वाली हमारी ये हरकत बड़ी बेबरकत साबित होती। हम 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो पुलिस वालों की नजर से ओझल हो गए। दोनों फ्लोर के दरमियान जीने के 14-15 स्टेप थे। हमने वो स्टेप तकरीबन दौड़ते हुए तय किए, लेकिन 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही हमने अपनी रफ्तार नॉर्मल कर ली। हमारी खुशकिस्मती कि रास्ते में वसीम का कोई शनासा नहीं मिला और हम बखैरो खूबी इमारत की छत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। शुगर हिल की वो अपार्टमेंट बिल्डिंग दीगर कई रिहायशी इमारतों से जुड़ी हुई थी। उनमें से अक्सर 5 मंजिला थी। इन इमारतों की तामीरात की एक और कदरे मुश्तरक सुर्ख ईंटें, भूरे पत्थर और डच स्टाइल था। हम एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी छत के ऊपर से गुजरते हुए काफी दूर निकल आए। हम इस वक्त रिहायशी इलाके की आखिरी छत पर खड़े थे। अगर मज़कूरा इमारत के जीने उतर कर हम बाहर निकल जाते तो NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वालों का बाप भी हमारे पाँव की गर्द को नहीं छू सकता था। मैं छत और जीने के बीच हायल दरवाजे की जानिब बढ़ा तो मालूम हुआ उसे दूसरी तरफ से लॉक किया गया है। या मुझे ची की कुव्वत को आजमाना पड़ा। ठीक 5 मिनट बाद हम उस इमारत का जीना उतरकर बाहर सड़क पर कदम रख चुके थे। 9 से ज्यादा का वक्त हो चुका था। तम सूरज का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता था। गहरी धुंध ने पूरे न्यूयॉर्क को अपनी लपेट में समेट रखा था। मुझे यूं महसूस हुआ अगर मजीद थोड़ी देर तक यूं ही खुली फजा में रहा तो कांपने लगूंगा। दर्जा हरारत अगर 0 से नीचे नहीं तो आसपास जरूर था। इस वक्त हमारे जिस्म पर मुनासिब गर्म लिबास भी नहीं था। जिस ड्रेस में सोए थे उसी में उठकर भागना पड़ा था। मेरा सामान तो विंगिंग के घर रखा था। वसीम भी जिस अफरा तफरी में भागा था उसमें कोई सामान समेटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और ये तो गनीमत था कि वैलेट उसकी जेब में मौजूद था, वरना रकम के सिलसिले में बड़ी मुश्किल हो जाती। 2 स्ट्रीट तक चहलकदमी करने के बाद हमने एक येलो कैब पकड़ ली। वसीम ने ड्राइवर को ली नॉक्स एवेन्यू चलने को कहा। मैं नहीं जानता था ली नॉक्स एवेन्यू कहाँ है और वसीम वहाँ क्यों जाना चाहता है। सरदर्द सबसे अहम बात यह थी कि हम जाए वकुआ से दूर हो जाते। बिना राय वाली गन अपार्टमेंट पर ही रह गई, जबकि खतरनाक खंजर अपने केस के अंदर मेरी पिंडली पर मौजूद था। मैंने उस हथियार को अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया था। टैक्सी में सफर के दौरान हमारे दरमियान गुफ्तगू नहीं हुई। हम दोनों अपनी अपनी सतह पर गहरी सोच में डूबे रहे। वेस्ट 126 स्ट्रीट पर वसीम ने टैक्सी रुकवा ली और किराया अदा करने के बाद हमने टैक्सी छोड़ दी। हम स्ट्रीट के किनारे पैदल ही चलने लगे तो मैंने वसीम से इस्तफसार किया, हम कहाँ जा रहे हैं? सिल्विया। उसने एक लफ्ज पर मबनी जवाब दिया। सिल्विया? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, क्या ये कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो ज़ेरे लब संजीदगी से मुस्कुराया और बताने लगा, सिल्वा एक क्वालिटी फूड रेस्टोरेंट है, हमें कहीं ना कहीं बैठना ही है तो क्यों ना हाथ लगे नाश्ता भी कर लें। अच्छा है, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। उसने भी जिंदा दिली का मुजाहरा किया, देखे बगैर ही फैसला सुना दिया। मैं समझ गया वसीम का इशारा सिल्विया रेस्टोरेंट की जानिब था। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं रेस्टोरेंट की नहीं तुम्हारे आइडिया की बात कर रहा हूँ। ओह। उसने ज़ूमानी अंदाज में मुझे देखा और बोला, वैसे रेस्टोरेंट में बुरा नहीं है और इसकी मालकिन सिल्विया अपनी उम्र से 20 साल कम लगती है।
अब के मैंने एक तवील ओह खारिज की और पूछा, वैसे उसकी असल उम्र कितनी है जो वो 20 साल कम दिखाई देती है? वो 50 के पेटे में है, वसीम ने बताया। क्या तुम अक्सर यहाँ आते रहते हो? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा। अक्सर नहीं, कभी कभार, उसने बताया। तुम्हारी सिल्विया से दुआ सलाम तो नहीं है? अरे नहीं यार, वो जल्दी से बोला। सिल्विया के बारे में ये मालूमात तो हार्लम के हर दूसरे बंदे के इल्म है, मेरा उससे दूर का भी ताल्लुक वासा नहीं है। मैंने इत्मीनान भरी सांस छोड़ी। दरअसल में ये तमाम तर सवालात वसीम से इसलिए किए थे कि कहीं सिल्विया के जहन में ना रह जाए कि आज वसीम के साथ मैंने उसके रेस्टोरेंट में नाश्ता किया था। मैं जिस नोयत के हालात से गुजर रहा था उसके पेश नजर ये एहतियात जरूरी थी। 329 ली नाक्स एवेन्यू वेस्ट 126 स्ट्रीट के सिंगम पर वाक़ सिल्विया नामी वो रेस्टोरेंट वाकई एक उम्दा मरकज़े ताम था। इसका अंदरूनी जंगल ग्रीन और लेमन येलो वॉल पेपर से सजाया गया था। दीवारों पर बड़ी बड़ी आलीशान प्लास्टिक की मोमबत्तियां और फ्रेम शुदा तस्वीर आवेजा थी। ये सब मशहूर शख्सियात की तस्वीर थी, जिनमें जैसी जैक्सन, मिसेस बियर, वैनी मंडेला और खुद सिल्विया की फ्रेम शुदा तस्वीर सबसे ज्यादा नुमाया थी। सिल्विया की खुसूसी डिशेज में कारन ब्रेड, फ्राइड चिकन, स्याह आंखों वाले मटर और मीठे आलू शामिल हैं। हमने एक हल्का फुल्का ऑर्डर दिया और धीमे लहजे में बातें करने लगे। मेरे हालात में पहले ही इमरजेंसी नाफिज थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल ने मजीद सनसनी दौड़ा दी। मैं तो दरबदर था ही, मेरे साथ अब वसीम की भी शामत आ गई थी। पुलिस यकीनन मेरी तलाश में राह सूंघते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंची थी। वो बेचारा अब घर जाने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं रहा था और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैंने गंभीर लहजे में उससे पूछा, तुम गुज़िश्ता 2 साल से न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हो, क्या तुमने ऐसा भी कोई दोस्त बनाया जिसके पास एक आध दिन क़याम किया जा सके? फिलहाल तुम्हारे अपार्टमेंट की तरफ जाना ठीक नहीं है। एक लम्हा सोचने के बाद उसने बताया, फोबिकेट नामी एक लड़की से मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं उसे फोन करके मालूम करता हूँ। फोबिकेट? मैंने ज़ेरे लब दोहराया, ये कौन है और क्या करती है? वो बोला, फोबिकेट एक क्लब डांसर है, एल बारियो में रहती है। एल बार हिस्पानवी लोगों का इलाका है, फोबी भी हिस्पानवी है। एल बार वाले इंग्लिश मिक्स हिस्पानवी बोलते हैं, जिसका नाम उन्होंने हिस्पो इंग्लिश यानी स्पेंग्लिश रखा हुआ है। इस इलाके के तमाम न्यूज साइंस स्पेंग्लिश ही में दिखाई देते हैं। मैंने पूछा, क्या एल बारियो यहाँ से करीब ही है? उसने इस बात में जवाब दिया और बताया, फोबिकेट डांसर टीरिया नामी क्लब में जाया करती है। मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी और इसी दौरान में नाश्ते में भी मसरूफ रहा। मेरे लिए ठिकाने का कोई मसला नहीं। असूली तौर पर मुझे सीधा विंगिंग की तरफ रुख करना चाहिए था, लेकिन पुलिस का तेजी से हरकत में आना मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐन मुमकिन था उसी वक्त एनडीओ वाले पीडी की 2-3 गाड़ियों में पुलिस वालों ने विंगिंग के ठिकाने पर भी चढ़ाई कर डाली हो। मैं जब तक वहां की सूरत हाल से आगाह ना हो जाता टाउन की तरफ नहीं जा सकता था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने वसीम से कहा, तुम नाश्ता जारी रखो, मैं 5 मिनट में एक जरूरी फोन करके आता हूँ। फोन कहाँ से करोगे? उसने पूछा। मैंने बताया, पब्लिक बूथ ज्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है, उसने इस बात में सारी लाते हुए कहा, तुम्हारी जेब में पैसे हैं? हाँ, $100-150 रखे हैं। पब्लिक बूथ इस्तेमाल करने के लिए रेस गाड़ी चाहिए होगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, फोन मशीन में $25 का सिक्का डालोगे तो काम चलेगा। बात खत्म करते उसने अपने बटुए में से $1 का नोट निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया और बोला, न्यूज पेपर भी पकड़ लो, इस तरह खुला भी हो जाएगा। वसीम की तजवीज इंतहाई माकूल थी। मैं $1 का नोट जेब में रखकर सिल्वा से बाहर आ गया। न्यूज स्टैंड के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मैंने दी न्यूयॉर्क टाइम्स 40 सेंट में खरीदा। इस तरह $1 में से 60 सेंट मुझे वापस मिल गए। तयशुदा अखबार को मैंने बगल में दबाया और नॉर्मल अंदाज में चलते हुए एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में घुस गया। अगले लम्हे में चाइना टाउन में विंगिंग के नंबर डायल कर रहा था। मैंने पहले घर को ट्राई किया था, मेरी ये ट्राई कामयाब रही। तीसरी घंटी पर मिस्टर रहीम ने फोन रिसीव कर लिया। मेरी आवाज पहचानते ही वो तशवीश भरे लहजे में बोला, तुम कहाँ हो वहीदान? मैं पूरी रात तुम्हारे इंतजार में जागता रहा हूँ, तुम खुद आए और ना ही कोई फोन किया। बस हालात इतनी तेजी से पेश आए कि मैं तुमसे राब्ता नहीं कर सका। मैंने मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम सुनाओ, वहाँ चाइना टाउन में तो सब खैरियत है ना? पुलिस ने मेरे हवाले से तुम्हें टच करने की कोशिश तो नहीं की? विंगिंग ने बताया, अभी तक तो खैरियत है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम किसी लंबे फड्डे में फंस गए हो। हाँ, ऐसी ही सूरत हाल है, मेरे पास चले आओ। आंखें बंद करके मुंह उठाए नहीं आ सकता। मैंने कहा, NYPD वालों ने वसीम के अपार्टमेंट पर रेड किया है। हम बड़ी मुश्किल से फ्लैट से निकलने में कामयाब हुए हैं और मैं ख्वाह मुख्वाह तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, लेकिन तुमसे मिलना भी जरूरी है। बहुत सी अहम बातें डिस्कस करना है। तुम इस वक्त कहाँ हो? उसने गहरी संजीदगी से पूछा। अपनी दुरुस्त लोकेशन बताओ। मैं वसीम के साथ सिल्वा रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। तुम लीनाक्स एवेन्यू वाले सिल्वा की बात कर रहे हो? बिल्कुल वही, मैंने कहा और अपनी मेज की लोकेशन भी उसे बता दी। वहीं बैठो, मैं 10 मिनट तक तुम्हें कॉल करता हूँ, उसने गंभीर आवाज में कहा। मैं जोसेफ के नाम पर तुम्हें फोन करूंगा। क्या यहाँ का फोन नंबर तुम्हारे पास है? हाँ है। उसके एतमाद से जाहिर हुआ वो सिल्वा में आता रहता था। मज़कूरा रेस्टोरेंट का नंबर दोहराते हुए उसने कहा 9960 660। मैंने रिसीवर को क्रेडल किया और बूथ से निकल आया।
जब मैं सिल्वा के अंदर पहुंचा तो वसीम नाश्ते से फारिग हो चुका था। उसने मुझसे फोन के बारे में कोई सवाल नहीं किया और अखबार खोलकर पढ़ने लगा। 1 मिनट बाद उसने चौंके हुए लहजे में मुझसे कहा, अब समझा पुलिस मेरे अपार्टमेंट तक कैसे पहुंच गया। उसकी आवाज धीमी मगर लहजा सनसनीखेज था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हमारे बारे में कोई खबर शाया हुई है?